बीच में से एक सदस्य करके मैं तो भूल गया मैं क्लास 1 ऑफिसर था करके। हम लोग तो पूरा घर बार छोड़ के शादी वादी भी नहीं किए, ये सब काम करते हैं। तो ये हमारी लाइन है। जो साहब ने अभी बताया है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, बहुत अच्छी बात बोले उन्होंने। डॉक्टर आम्बेडकर का विजन क्या था, ये बड़ी चीज है। जो रिलीजियस सिस्टम था, बेसिक बात पे बात करेंगे, जो इस देश में रिजिड है, यानी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। जो रिलीजियस सिस्टम था इस देश का, जिसको मनुवादी समाज व्यवस्था बोलते हैं आप लोग, वो रिलीजियस सिस्टम को सेकुलर सोशलिस्ट कल्चर में कन्वर्ट किया बाबा साहब। रिलीजियस यानी रिजिड सिस्टम को फ्लेक्सिबल सिस्टम में कन्वर्ट किया बाबा साहब। कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक डेफिनेशन अगर आप इस एंगल से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो धार्मिक व्यवस्था थी उसको सांस्कृतिक व्यवस्था में कन्वर्ट किया बाबा साहब। जो सिंधु संस्कृति का रेफरेंस संबरकर साहब ने दी, उस संस्कृति में कुछ लोग उसको अर्धविकसित समाजवादी व्यवस्था बोलते हैं। ये अर्धविकसित समाजवादी व्यवस्था नाम का कोई जो टर्मिनोलॉजी है, ये भारत के मूल मालिकों को बदनाम करने की टर्मिनोलॉजी है। वास्तविकता में उससे बड़ा सिविलाइजेशन वर्ल्ड में कहीं नहीं है, वर्ल्ड में कहीं नहीं है। अब मैं बेसिक चैप्टर पे आता हूं कि बिरसा मुंडा और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आप दोनों को याद कर रहे हो आज। और ऐसे दिन आपका प्रोग्राम है कि आज जहां पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए थे मध्य प्रदेश में, जहां पे बाबा साहब का जन्म हुआ, जस्ट उसके बाजू में ही टंटाविल का जन्म हुआ था। और आज टंटाविल की जयंती, उनका स्मरण दिन है, उनका शहीद दिन है। ये बड़ा अच्छा आप लोगों ने ये प्रोग्राम खड़ा किया कि भाई सब चीजें एक ही साथ क्लब हो गई है। साथियों, बिरसा मुंडा के बगैर बाबा साहब को देखना और बाबा साहब के बगैर बिरसा मुंडा को देखना, ये इम्पॉसिबल है। डेफिनेशन नहीं हो सकती है नेशन की। आप नेशन को समझ नहीं पा सकते, यहाँ की व्यवस्था को समझ नहीं पा सकते। यहाँ की व्यवस्था के खिलाफ में जो मूल मानवीय विचार थे, मूल मानवीय स्वतंत्रता के विचार थे, उनको नहीं समझ सकते। मैं स्टार्ट करता हूं एक सिग्नल से। मैं आपको एक सिग्नल देता हूं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हमने भंडारे से इलेक्शन हरवा दिया। हम लोगों ने हराया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। वही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पहली बार पश्चिम बंगाल से इलेक्शन लड़े। सुभाष चंद्र बोस के भाई के खिलाफ में इलेक्शन लड़े। सुभाष चंद्र बोस के भाई जो थे वो कांग्रेस से इलेक्शन लड़ रहे थे और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से इलेक्शन लड़ रहे। वहां के आदिवासियों ने, ये जो लोग बोलते हैं कि वो मंडल और बाकी लोगों ने जो रोल प्ले किया, उससे बड़ा रोल वहां के आदिवासियों ने प्ले किया। क्योंकि गोदावरी के आंदोलन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था कि मैं उस आंदोलन की प्रेरणा लेता हूं जो झारखंड से उड़ीसा, उड़ीसा से पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल से पूरा आदिवासी बेल्ट में जाता है। वो जमीनी आंदोलन को मैं इस देश का बेसिक आंदोलन मानता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने गोदावरी के आंदोलन में, यानी बिरसा मुंडा का जो आंदोलन चल रहा था, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। और यहां इन्होंने बोला कि खेती का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। खेती जो है इसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, नेशनलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये कंसेप्ट जो बाबा साहब ने लाया था, वो कंसेप्ट उसी की देन है, उसी व्यवस्था की देन है, उसी कल्चर की देन है जिसको आज आप लोग ट्राइबल इंडिया बोलते हैं। इंडिया नहीं बोलते उसको, ट्राइबल इंडिया बोलते हैं। मैं शब्द वापर रहा हूं, इसको आपको समझ में आए। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को के लिए आदिवासियों ने कांग्रेस से बगावत किया। आदिवासी और कांग्रेस से बगावत, नॉट ए जोक।
आदिवासियों ने कांग्रेस से बगावत किया और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को वोट किया। जिस आदमी ने अंतिम वोट डाला था डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को, उसका भी नाम बिरसा था। और वोटिंग होने के बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वहां से जीते। और उसके बाद की जो डेवलपमेंट प्रोसेस हुई कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष पद उनको मिला और भारत के संविधान बनाने का मौका उनके हाथ में आया। बिरसा मुंडा के आंदोलन पे बाबा साहब को इतना, यानी जो जमीन बिरसा मुंडा के विचारों की थी, वहां डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जाके लड़ते हैं। वो दलितों के भरोसे नहीं ले रहे वहां, यहां तो हार गए थे। वो संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया बाबा साहब को, संविधान बनाने का मौका मिला। ये इंसिडेंट नॉट ए जोक। दूसरा इंसिडेंट, देश हवा में नहीं बनता है। जो देश है, इस पर हम लोगों ने अभी थ्योरी हम लोगों ने रखे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने उसका रिप्रेजेंटेशन किया, लैंग्वेज ऑफ लैंड करके। इस देश में 70% जमीन आजादी के पहले आदिवासियों की थी। शेड्यूल कास्ट डिफाइंड नहीं हुआ था, वो भी आदिवासी कहलाता था। पंजाब राव देशमुख साहब ने ओबीसी को भी आदिवासी के रूप में रखने की बात की थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। तब आप डिफाइंड नहीं थे। वी ऑल वेयर ट्रीटेड एज ए टाइप। हम भी आदिवासी के रूप में ट्रीट करते हैं। जो गोंड यहां पर एसटी में है, वही गोंड उत्तर प्रदेश में एसटी में है। कुछ दलित असम में, मेघालय में और उड़ीसा में एसटी में है। ये जो सिस्टम है, उस सिस्टम को भी समझना बहुत जरूरी है। तो बिरसा मुंडा का आंदोलन इस देश में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतने लोग नहीं मरे जितने लोग बिरसा मुंडा के आंदोलन में मरे। 1 लाख लोग से ज्यादा लोग मारे, 1 लाख लोगों से भी ज्यादा लोग मारे। ऑन रिकॉर्ड उसके कोई रिकॉर्ड्स उपलब्ध नहीं है। जलियांवाला बाग की बात करते हैं, वो भी बहुत बेकार इंसिडेंट था। लेकिन जो लैंड एक्विजिशन का आंदोलन था, जो भूमि संपादन का आंदोलन था, जो आदिवासियों की जमीनी आंदोलन था, सही बोले साहब ने, उस वक्त आदिवासी अंग्रेजों से ही नहीं लड़ रहे थे, साथों साथ जमींदारों से, ब्राह्मणों से, उच्च वर्गीयों से भी लड़ रहे थे। अब ये सोचने की बात है। देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूं। 1920 के पहले 1844 में भारत में एक कानून इंट्रोड्यूस हुआ, एक कायदा बना जो वर्ल्ड में किसी देश में नहीं बना, जिसको क्रिमिनल ट्राइबल बिल बोलते हैं। क्रिमिनल ट्राइबल बिल यानी आपका बच्चा पैदा होते से ही गुनाहगार, आपको सिविलाइज एरिया में जाने के अधिकार नहीं। आप अगर मारे जाओगे किसी के हाथ से तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होगा। 2 टाइप की व्यवस्था थी इस देश में, आपको समझना पड़ेगा। एक तरफ कोई ब्राह्मण ने मर्डर कर दिया तो उसको आरोपी नहीं मानते थे, लेकिन एक आदिवासी का मर्डर कर दिया किसी ने, उसको भी आरोपी नहीं मानते। असुरों को मारना, दास और दस्युओं को मारना, राक्षसों को मारना, उनको महाराजा पुरुषोत्तम और वो बड़ी बड़ी पदवियों से उनको नवाजा जाता था। यानी एक ऐसा भी देश हो सकता है जहां किसी को मारना अपराध नहीं है। यानी इस देश में आदिवासियों को मारना अपराध नहीं था। एक ऐसा कानून इस देश में आया जिसको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हेरिडिटरी एक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटेन में। और ये हेरिडिटरी एक्ट यानी गुनहगार का बेटा गुनहगार, पैदाइशी गुनहगार। आज भी आप नोमैडिक ट्राइब्स को देखते हो जिसको भटके जनजाति बोलते हो, ये आदिवासी का एक सेक्टर है। उस वक्त जब देश के आदिवासियों को क्रिमिनल ट्राइबल बोलते थे, उस वक्त बिरसा मुंडा का आंदोलन रेस हुआ, उस वक्त टंडा विल का आंदोलन रेस हुआ, उस वक्त बाबूराव शर्मा के का आंदोलन रेस हुआ। उसी वक्त में भीमा कोरेगांव का आंदोलन हुआ, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका राघोजी भांगरे की थी, जो आदिवासी थे। भीमा कोरेगांव का आंदोलन की जो मेन रूपरेखा थी वो आदिवासियों के माध्यम से बनी, जो सह्याद्री का सबसे बड़ा आंदोलन था।
अब बिरसा मुंडा का आंदोलन ये था कि भाई आप हमसे होते कौन है इस जमीन का रेवेन्यू लेने वाले? क्वेश्चन ऑफ रेवेन्यू, आप हमसे पैसा लेने वाले होते कौन है? ये गांधी जी ने नहीं पूछा, ये किसी देश के नेता ने नहीं पूछा अंग्रेजों से। इसको बाकायदा ड्राफ्टिंग, फर्स्ट लेटर ऑफ इंडिजिनियस पीपल का दर्जा मिला है उस लेटर को, वो बिरसा मुंडा ने लिखा। Who are you to collect revenue from us since we are the aboriginal people of this land? हम इस जमीन के मूल मालिक है, आप हमसे टैक्स लेने वाले कौन होते हैं? इस आंदोलन ने बड़ा विजन खड़ा कर दिया देश के सामने और इसी का विरोध किया आदिवासियों ने। और पहला लैंड एक्विजिशन एक्ट बना, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले, संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी इस देश में। संबरकर साहब इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। 1898 में एक एक्ट बना जिसका नाम है लैंड एक्विजिशन एक्ट, और वो लैंड एक्विजिशन एक्ट में लिखा गया कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी आदमी नहीं ले सकता है, और गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती। इसको बोलते हैं ओनरशिप, सोशल ओनरशिप, सोशल कल्चरल ओनरशिप, मालकियत के अधिकार। जिनको अंग्रेजों ने मालकियत के अधिकार दिए, इसका मतलब ये होता है दे आर दी ओनर ऑफ कंट्री। उस वक्त दलितों को भी आदिवासी कहा जाता था। देयर आर मेनी एग्जांपल्स थे, आपको एंथ्रोपोलॉजिकल रिपोर्ट्स के आपको मैं हवाला दे सकता हूं। देयर आर मेनी एग्जांपल्स। बाबा साहब ने सिर्फ और सिर्फ मध्य भारत की अवस्थाओं को देखकर दलितों को इस जाति व्यवस्था से बाहर निकालने का एक्सपेरिमेंट किया। इज द फर्स्ट मैन। बाबा साहब दुनिया का पहला आदमी है जिसने किसी धर्म में अमेंडमेंट किया। जो बौद्धिज्म है बाबा साहब का, उस बौद्धिज्म में से कितने भी आप 22 प्रतिज्ञा ले लो, बौद्धिज्म का कोई पार्ट नहीं है। महायान, वज्रयान या और कोई यान होगा उसमें की कोई वो 22 प्रतिज्ञा नहीं है। बाबा साहब का खुद का एक्सपेरिमेंट है। वो इज अ सोशल साइंटिस्ट। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि ये चीजें नहीं करना है आपको। इसको सांस्कृतिक विद्रोह बोलते हैं। बाबा साहब ने धर्म की संकल्पना के बजाय धम्म की संकल्पना को सामने लाया। बुद्ध धर्म लेने के पहले बाबा साहब आदि धर्म के बारे में सोच रहे थे। ये बी आर अम्बेडकर है, बिकॉज ही वॉज थिंकिंग ऑफ इंडिजिनियस आइडेंटिटी। वो अपने मूल निवासी आइडेंटिटी के बारे में बाबा साहब बहुत सीरियस थे, क्योंकि उनको मालूम था अगर रिजर्वेशन आएगा नहीं आएगा वो अलग चीज है, लेकिन आज अगर तुम्हारे पास रिजर्वेशन नहीं है, आपके पास कोई काम नहीं है, आप जिंदा कैसे रहोगे? सवाल खड़ा था उस वक्त। उस वक्त भी जिंदा रहने का आखिरी साधन जमीन था, और आज भी जिंदा रहने का आखिरी साधन जमीन ही है। तो वो जमीन का आंदोलन नहीं होता तो इस देश में देश नाम की संकल्पना नहीं आती। बिरसा मुंडा ने बोला है कि जिसकी जमीन उसका देश। जो भारत बना वहीं से बना। मैं हमेशा ऐड करता हूं, मुझे बहुत क्रिटिसाइज करते बहुत सारे लोग, अरे यार बिरसा मुंडा के बारे में ये लोग ऐसा बोलते हैं और इन लोग सब लोगों को अलग टाइप से रखते हैं। मैं हमेशा बताता हूं कि गांधी जी जो एडवोकेट थे, मोहनदास करमचंद गांधी, वो बाहर से आए और इनका कांग्रेस का पहला अधिवेशन था रामगढ़ में। वो रामगढ़ के अधिवेशन में गांधी जी ने देखा उनका बोर्ड बिरसा मुंडा जी का, और वो सब पेट्रोल लगा था। तब बिरसा मुंडा जी गुजर गए। बोले ये कौन आदमी है? ये बिरसा मुंडा है। अच्छा, कितनी एज थी? 24 इयर्स जस्ट। कितने एज में मरे? 24 इयर्स। कितने साल काम किए? 8 इयर्स। क्या 16 साल से काम किया? हाँ, उम्र की 16 साल से इन्होंने रेवोल्यूशन की। फिर उनको पूछे ये क्या चाहते थे? तो हमारी गोंडी में बोलते हैं मावा नाटे मावा राज, यानी हमारे गांव में हमारा राज, हमारे गांव में हमारा राज। इस फीलिंग्स, ये देखो कैसी फीलिंग। उस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ जो उपनिवेशवाद था उसके खिलाफ लड़ने की प्रॉपर फीलिंग्स यहां से आई। गांधी जी इंस्पायर हुए उनसे, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया उन्होंने। ये बिरसा मुंडा की देन है। बिरसा मुंडा के आंदोलन से देश को स्वतंत्रता मिली है, मेरा ऐसा मानना है। एक्चुअली जब भारत में शहरी संघर्ष हो रहा था, जिसको सिविलाइज संघर्ष बोलते हैं, उसकी चर्चा सब तरफ थी, उसका पेपर में न्यूज आता था। उस वक्त ब्रिटिश इंडिया करके पेपर निकलता था, उसमें आता था। लेकिन जो जंगलों में लोग मारे जा रहे थे वो पॉलिटिकल संघर्ष नहीं था,
उधर से गोलियां चलती थी, इधर से तीर धनुष चलते थे। वहां सिर्फ उस संघर्ष का मेन आखिरी एंड यानी मौत ही था। एक पॉलिटिकल संघर्ष और दूसरा सोशल कल्चरल ओनरशिप का संघर्ष। ये दोनों संघर्षों को देखना पड़ेगा भारत में। और अफसोस की बात यह है कि उसको भारत के इतिहास का हिस्सा नहीं बनाया है। 148 साल बाद आज हम बिरसा मुंडा को याद कर रहे हैं। ऐसा देखा जाए एससी, एसटी, ओबीसी इनका रिलेशन बिरसा मुंडा के बगैर हो नहीं सकता, क्योंकि उस वक्त आपको भूमिधारक बोलते थे, भूधारक। चाहे ओबीसी का 7/12 लो, ब्राह्मण का 7/12 लो, दलित का 7/12 लो, आदिवासी का 7/12 लो, आपको भूधारक बोलते थे। बिरसा मुंडा के आंदोलन ने आपको भूमालक बनाया। यहां से नेशन नाम की कंसेप्ट आई। नेशन कोई आरएसएस ने नहीं लाया, वो आज भी जो सूडो नेशन की कंसेप्ट ला रहे हैं वो। बिरसा मुंडा का योगदान आदिवासियों का 70% लड़ाई जो है उपनिवेशवाद के खिलाफ, ये पूंजीवाद के खिलाफ, तुम्हारे साहूकारों के खिलाफ, उच्च वर्णियों के खिलाफ आदिवासियों ने लड़ी इस देश में। सबसे ज्यादा मौतें आदिवासियों की, लेकिन उनके हिस्से में आया क्या? भूखमरी, कुपोषण, नक्सलवाद, गरीबी, बेरोजगारी, बलात्कार। उनको वनवासी बोल रहे हैं। मैं आपको एक शॉकिंग न्यूज देता हूं। 1993 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रिप्रेजेंटेशन दी यूएन में कि भारत में आदिवासी नहीं रहते। ये धार्मिक राष्ट्रवाद का एक नया तरीका है। दलित को जिस दिन बोलना है कि मैं इस देश का मूल निवासी हूं, उसको बताना पड़ेगा कि मैं आदिवासी का वंशज हूं। ओबीसी को अगर ये बोलना है कि मैं इस देश का मूल निवासी हूं, तो उसको भी साबित करना पड़ेगा कि वो आदिवासियों का वंशज है, क्योंकि आदिवासी ये मॉडल है और आपके लिए लास्ट एविडेंस है। इस देश की मालिकियत में आप अगर बोलेंगे कि मैं इस देश का मालिक हूं, सिटीजनशिप एक अलग चीज होती है, ओनरशिप इस अलग चीज होती है। बाबा साहब ने आदिवासियों को इस कॉन्स्टिट्यूशन में ओनरशिप दी है, 5th और 6th शेड्यूल में राइट्स दिए, एक्सेप्ट किया है। बाबा साहब ने अमेंडमेंट नहीं किया। वो 1898 का जो एक्ट था, बाबा साहब ने संविधान में एज इट इज रखा उसको, और उस पर बाबा साहब का पिंचिंग आर्टिकल है उसमें, लैंग्वेज ऑफ लैंड। यानी आप बताइए बाबा साहब उस सोच से कितना जुड़े हुए थे। एक दूसरा अंबेडकर देखने की कोशिश करो, एक नए एंगल से आदिवासी अंबेडकर देखने की कोशिश की जाए कि क्या है ये आंदोलन, कैसा था। बाबा साहब को इतनी ज्यादा उनको प्रोत्साहन मिला, उनको इतना ज्यादा हेल्प मिली बिरसा मुंडा के आंदोलन वाली जमीन पर। और यहीं पे भंडारा में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हार जाते। दोनों चीजों में तुम वैल्यू करो कि कौन सी चीजें हमारे लिए प्रॉपर है। अम्बेडकरवाद बिरसा मुंडा की बिरसावाद की ही जमीन पर अम्बेडकरवाद को आप देख सकते हो, अदरवाइज इस देश में कहीं भी नहीं दिख सकते आप। बाबा साहब की जमीन के आंदोलन को हम भूल गए, हम सिर्फ आरक्षण तक के सीमित हो गए। आपको मैं पूछ रहा हूं, आरक्षण खत्म हो गया, आप कैसे जिंदा रहोगे? इस पे बात करते हैं। चलो लेट अस थिंक ऑन इट, स्टार्ट थिंकिंग। आरक्षण खत्म हो गया आपका, आप जिंदा कैसे रहोगे इसकी स्ट्रेटेजी बताइए। आपके बाल बच्चे कैसे जिंदा रहेंगे इसकी स्ट्रेटेजी बताइए। व्हाट इज नेक्स्ट आफ्टर रिजर्वेशन? अब तो रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, आप मान लीजिए रिजर्वेशन खत्म हो गया है। आउटसोर्सिंग होगी हर चीज। अब तो आईएएस अफसर आउटसोर्सिंग का हिस्सा बन गए हैं। आईएएस अफसर की सर्विसेज भी आउटसोर्सिंग में, पेमेंट 1 लाख रुपए दे रहे हैं उनको, आदिवासी डिपार्टमेंट में रखे। यानी आईएएस बनने के बाद भी आउटसोर्सिंग का हिस्सा बन गया हो। आप कौन सी सर्विसेज के लिए जाओगे? आप अरे सिविल सर्विसेज से बड़ा कोई जॉब था क्या? वो प्राइवेटाइज हो गया इस देश में। प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एंटी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। गैर संविधानवाद की शुरुआत है ये। और शुरुआत नहीं, तुम्हारे देश के 70 से ज्यादा प्रतिशत जो नौकरियां है वो आउटसोर्सिंग पे खड़े हो गई। 69% बैंक का कर्जा है तुम्हारे ऊपर। वो देश जिस पर कर्जा है वर्ल्ड बैंक का,
वो कैसे क्या देश सुरक्षित हो सकता है? वहां डेमोक्रेसी है और ये सब चीजें जो वैल्यूज है, आप बिल्कुल गलत फैमिली में मत रहो कि आपके वैल्यूज सुरक्षित है, आप पूरा प्रमोशन मिल जाएगा। आपके मरने के बाद की बात कीजिए आप। थिंक आफ्टर यू, आपके बाद क्या है उसके बारे में बात कीजिए आप। ये बहुत बड़ी बात है कि आप कर्मचारी हो, मैं आप में से एक कर्मचारी रह चुका हूं, मैं भी सोचता हूं मेरे तो बाल बच्चे नहीं है, लेकिन आपके तो है। आपने वो लाइफ को अडॉप्ट किया है, आपने उस जीवन को जिया है, आप उस तरफ जाइए। आप मेरे को बताइए, रिजर्वेशन खत्म हो गया, अगला आपका क्या स्टेप रहेगा? आप इमीडिएट भी नहीं कर सकते, आप कैसे जिंदा रहोगे? मैं इससे ऊपर जाके बात करता हूं आदिवासियों के बारे में। आदिवासियों की कंडीशन थोड़ा आपको न्यूज देता हूं कि आदिवासी आदमी की दारा बहुत अच्छा है। इकोनॉमिक इक्वलिटी के बारे में सेम्बरगर साहब ने बोले। सेम्बरगर साहब दुनिया का सबसे ज्यादा गरीब आदमी, उड़ीसा के कालाहांडी में मिला। दुनिया का सबसे गरीब आदमी उड़ीसा के कालाहांडी में मिला साहब, और उसकी डेली इनकम थी ₹2.75। ₹2.75 में इस देश की रेवेन्यू टिकट नहीं आती। अगर उसने अपने दूसरे जिले में भी अगर एक चिट्ठी लिखने की कोशिश की, उसकी औकात इस देश की पोस्टल टिकट खरीदने की भी नहीं है। बताइए वो जिंदा कैसे है? 70% जनरेशन आदिवासियों की गड्ढा खोदने में के जो काम है उसके ऊपर डिपेंड करती है। गड्ढा खोदने का काम नहीं है। एक तुम्हारे ऑफिस में स्वीपर भी होगा ना, झाड़ू मार रहा होगा, तो उसको गवर्नमेंट सर्विसेज का हिस्सा बना लिए। लेकिन गड्ढा खोदना यानी ये काम नहीं है, ये श्रम नहीं है, ये सजा है। 4 महीने के बच्चे को पीठ पे बांध के वो गड्ढा खोदने का काम करते हैं, उसके बाद भी उनको मजदूरी सही नहीं मिलती। अब वो भी काम नहीं मिल रहा उनको, क्योंकि वहां पे भी मशीनरी डेवलप हो गई है। एक वो मशीन 50 लोगों का काम कर लेती, वो उनको रोजगार नहीं मिलता। तो आदिवासी कर क्या रहे मालूम है? साइंस क्या बोलता है देखो, उस तरफ जाइए आप। देश की वास्तविक आर्थिक हालत क्या है इस तरफ देखते हैं। बिरसा मुंडा को याद कर रहे हैं, तो बिरसा मुंडा से जुड़े समाज को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपका आखिरी एविडेंस है। उनको काम नहीं मिलता, उनके पास रोजगार के कोई साधन नहीं है। मेलघाट का नाम सुने आप? वहां भूख से मरता है आदमी। वर्ल्ड में किसी देश का ऐसा नाम नहीं है जो इंटरनेशनल लेवल पे, यूएन में इसकी चर्चा होती है कि वहां कुपोषण से मरता है आदमी, यानी भूख से आदमी मरता है। कुत्ता नहीं मरता, आदिवासी मरता है। उस जगह पर जहां कुपोषण है साहब, वहां पे बड़े बड़े बोर्ड लगते हैं ब्लड डोनेशन के, और नागपुर से बड़े बड़े ब्लड बैंक लेके जाते हैं बाकायदा। मैं चक्कर में आ गया भाई, यहां खाने को नहीं मिलता है, ये ब्लड डोनेट क्यों कर रहे हैं? वैसे मैं इंडिया के बहुत सारे क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्रों के बारे में बात कर रहा हूं, मैं एग्जांपल दिया, तो पता चला है कि ये लोग 800 रुपए में खून बेचते हैं, क्योंकि आदिवासी का खून है, रजिस्टरिंग पावर ज्यादा रहता है। उसको इंटरनेशनल मार्केट में ये लोग 800 रुपए के खून को 8000 रुपए में बेचते हैं। ये धंधा है। साइंस बोलता है खाना खाएगा तो खून बनेगा। What science speaks? बेटा बैठ जाओ बेटा। विज्ञान बोलता है कि तुम खाना खाओगे तो खून बनेगा, लेकिन सरकार बोल रही है खाना होना तो खून देना पड़ेगा। यहां से स्ट्रगल स्टार्ट होता है आदिवासियों का। आंखें बेच रहे हैं, अपनी किडनी बेच रहे हैं, अपने बच्चों को बेच रहे हैं। ऐसी अवस्था में आपका समाज आ गया। आपका समाज आज नहीं मान रहे दलित आदिवासियों को, लेकिन आदिवासियों के नाम से रोएंगे, क्योंकि जब आदिवासी इस देश से खत्म हो जाएंगे, दलितों की कोई आइडेंटिटी नहीं है। बाबा साहब ने बुद्धिज्म लिया केवल और केवल कल्चरल आइडेंटिटी के लिए। बुद्धिज्म इज नॉट ए पार्ट ऑफ हिंदुइज्म। बुद्धिज्म जो है इस देश के एंशिएंट कल्चर का हिस्सा है। हम लोग अभी भी आर्टिकल 25 को सबसे अच्छा समझ लेते हैं कि भैया जो भी है, हम कहां आइडेंटिफाई हो गए। हम लोग तो आज भी हिंदू पर्सनल लॉ में आते हैं।
अरे इतना छोड़ दो, वर्ल्ड की जितनी बौद्धिस्ट कंट्री के लोग आते हैं इंडिया में, वो लोग बाबा साहब पे चर्चा नहीं करते, बुद्ध पे चर्चा करते हैं। लेकिन जितने आदिवासी कंट्री के लोग आए हैं, चाहे नेल्सन मंडेला रहे या बराक ओबामा रहे, इन लोगों ने बाबा साहब पे चर्चा की, बाबा साहब के स्तर को समझे, बाबा साहब के कॉन्ट्रीब्यूशन को समझे। आदिवासी कंट्री का आदमी बाबा साहब को याद करता है, बौद्धिस्ट कंट्री का आदमी केवल बुद्ध को याद करता है, बाबा साहब को नहीं करता। ये फिलॉसफी को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जितनी बौद्धिस्ट कंट्री है, ये यूनाइटेड नेशंस में बोलती है कि हमारे पास कोई इंडिजिनियस पीपल नहीं है, हमारे पास मूल निवासी नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं रहता है। ऐसी कंसेप्ट में भारत के बौद्धों का क्या है? कौन सी लाइन पकड़ेंगे हम? एक उच्च वर्णीय आदमी बौद्धिज्म लेता है तो बोलता है मैं बौद्धिस्ट हूं, वो बौद्धिज्म को स्वीकार करता है, लेकिन उसके मुंह से तुम तरस जाते हो सुनने के लिए कि मैं अम्बेडकराइट हूं। बाबा साहब को आज भी उनकी थ्योरी को अछूत माना जाता है। अरे अम्बेडकरवाद नहीं होता तो बुद्धिज्म कहां से होता? एक रिक्शे वाले से मैंने पूछा, आदिवासी रिक्शे वाले से, मतलब दादा वो भगवान बुद्ध के बाप का नाम क्या है? वो सोचा, दादा डॉक्टर अम्बेडकर। बाबा साहब नहीं होते तो बुद्ध इंट्रोड्यूस करते क्या हमको? कोई एक टाउन पर अर्थ पे खड़ा है, जमीन पे खड़े हुए आदमी का एनालिसिस है ये कि बुद्ध के बाप का नाम अम्बेडकर है उसके लिए। लेकिन ऐसा हो गया कि बौद्धिज्म की आड़ में अम्बेडकरवाद पूरे देश से खत्म हो गया। जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की इन्होंने बात की है, आज कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, अम्बेडकरवाद को लेकर कोई अम्बेडकरी आदमी भी सीरियस नहीं है, आदिवासी भी सीरियस नहीं है। आदिवासी तो बन ही रहा है, आप लोग वेटिंग लिस्ट में है, फिर सेकंड वेटिंग लिस्ट बनेगी ओबीसी की। और जिस तरह सिस्टम जा रहा है, तो ब्राह्मण आदमी भी वहां पर वो बियर बार के सामने चौकीदारी कर रहा है। वो जो जितनी पब्लिक लैट्रिन्स होती है, जहां 10 रुपए किराया होता है, देखो वो ब्राह्मण आदमी है, चला रहा है, ऐसा कपड़ा बांधता है, वो भी काम कर रहा है। किस तरफ जा रहा है देश? तो मैं ये बोल रहा था कि देश ने बोल दिया भारत में आदिवासी नहीं रहते, इसका मतलब ये कि आपकी नागरिकता को भी नहीं मान रहे हो और आपके एग्जिस्टेंस को भी नहीं मान रहे। जबकि बाबा साहब ने डिफाइन किया कॉन्स्टिट्यूशन में, आदिवासियों को बहका दिए कि अम्बेडकर ने तुमको, बाबा साहब अम्बेडकर ने तुमको संविधान में परिभाषित नहीं किया। अभी 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया बाबा साहब की थ्योरी को कि जो शेड्यूल ट्राइब है वही इस देश के आदिवासी और वही मालिक है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद देश नहीं मानता। देखो कैसी दो पोजीशन है संबरकर साहब, आपके सामने रख रहा हूं मैं। 2010 में 11 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि ट्राइब्स आर द इंडिजिनियस पीपल ऑफ दिस कंट्री, दे आर द एबोरिजिनल पीपल ऑफ दिस कंट्री। लेकिन भारत सरकार मान नहीं रही है कि आदिवासी इस देश में रहते हैं, उनके एग्जिस्टेंस को यूनाइटेड नेशंस में नहीं मान रही, उनको इंडिजिनियस पीपल के राइट्स देने से डिनाई कर रही है। और दूसरी तरफ यही सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि राम यहां पैदा हुए हैं, पूरा देश मान लेता है। एक तरफ भगवान राम की बात ले लो, पूरे देश ने अडॉप्ट कर लिया उसको, वो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। लेकिन आदिवासियों का जजमेंट जब आया, उनके लिए कोई बात नहीं कर रही। गवर्नमेंट भी एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल उनके तरफ देखने का नजरिया आ गया, यानी गैर संवैधानिक नजरिया आपको देखने के लिए है, संवैधानिक सरकार का गैर संवैधानिक नजरिया आपके लिए। अब कुछ आदिवासियों ने अपनी आइडेंटिटी के लिए बात किया तो उनको मारना शुरू कर दिए। 13 साल के आदिवासी बच्ची भी नक्सल है, अभी 12 साल के आदिवासी बच्चे भी नक्सल है। कौन से समाज के बच्चे ये गन पकड़ के खड़े हैं, उस पर हम लोग सोचते भी नहीं है। 13 साल की लड़कियां, 12 साल की लड़कियों के हाथों में गन थमा दी गए और उनको मारते हैं, उनको उनकी जिंदगी यानी मर रही है, कोई बेस नहीं, कुछ नहीं। एक ऐसी तरफ जा रहा है, बस्तर से लेकर गढ़चिरौली से लेकर झारखंड से लेकर उड़ीसा से लेकर आसाम तक आप देखिए, देश में जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस है उसका 65% पैरामिलिट्री फोर्सेस आदिवासी क्षेत्रों में है। यानी भारत सरकार लड़ाई किससे लड़ रही है? पाकिस्तान से लड़ रही, चाइना से लड़ रही कि आदिवासियों से लड़ रही? वहां आदिवासी नहीं रहते,
हर आदिवासी मोहल्ले में 25% दलित रहते हैं, याद रखो। चाहे गढ़चिरौली ले लो, चाहे बस्तर ले लो, वहां पर। और यहां का दलित उनको दलित मानने को तैयार नहीं। हम उनके बारे में, वो हिस्सा ही नहीं, हमारी सोच का हिस्सा ही नहीं बन पाया। हम इतने प्रोग्रेसिव हो गए कि अब कर्मचारी बन गए, अपने एक फैमिली में सिमट के रह गए। हमको ये भी नहीं देख पा रहे कि आरक्षण बंद होंगे तो हम अपने बच्चों को कौन सी लाइन देना है। आपके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, आपके पास लीडरशिप नहीं है, आपकी लीडरशिप सीरियस नहीं है, आपकी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। केवल पॉलिटिकल हैकिंग हो रही है हमारी। ये नेता इतने में बिकता है, वो नेता इतने में बिकता है, ये यूनियन इतने में बिकती है, वो ऑफिसर इतने में बिकता है। कौन बचेगा इसमें? जिनके पास पैसा है वो लोग ट्रोल कर लिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं इकोनॉमी का। आप लोग इंटरेस्टेड है सुनने में? मैं बोल सकता हूं ना? मैं आपको आदिवासियों के बारे में बता रहा हूं क्योंकि न्यूज में नहीं आता है, मैं न्यूज सुना रहा हूं। अभी सिवनी में एक इंसिडेंट हुआ। कुछ आदिवासियों के पास में 3 किलो गाय का गोश्त मिल गया। उनकी ताकत नहीं थी बकरे का मटन खाने की, वो गाय का गोश्त मिल गया। बजरंग दल वालों ने उनको बहुत मारे, नंगा करके मारे, और इतना मारे कि वो मर गए 2 लोग। उनके परिवार से पूछा गया कि भाई कैसे, क्या ये मामला है? तो हमारे पास पैसे नहीं थे, हम एक फंक्शन कर रहे थे, मटन होना तो भाई हम गाय का ही मटन खा लें, हमको तो कोई भी मटन चलता है, आदिवासी लोग। उनको मारा गया, मर गए वो, उस पर कोई आंदोलन हुए, कुछ हुए, लेकिन कुछ प्रतिक्रिया नहीं आई। दूसरी तरफ हम लोगों ने रेस किया सवाल, बिरसा मुंडा ने बोला था, देखो बिरसा मुंडा के लॉजिक को समझो, ये अभी की बात नहीं, तब बिरसा मुंडा ने बोला था कि भाई गाय काटना यानी गाय को खाना आप अपराध मानते हो, ठीक है, आप गाय को मां मानते हो। अपनी मां के दूध का बिजनेस कोई करता है? हमारे कई आदिवासी गांव है जहां पे दूध की चाय नहीं पीते, काली चाय पीते हैं, क्योंकि हमारे लोग बछड़े के दूध में हिस्सेदारी को पाप मानते हैं। ये कल्चर है हमारा आदिवासी कि बछड़े का दूध नहीं होना हमको, उसके दूध में हिस्सेदारी। तुम्हारी मां का दूध तुम ये कर रहे हो क्या? फिर बिरसा मुंडा भी पूछते हैं कि भाई गाय अगर तुम्हारी मां है तो भैंस तो बड़ी मां होनी चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा दूध देती है, क्योंकि वो काली है, आप उसको मां नहीं बोलते। आप गाय को मां बोलते हुए सुने, भैंस को बोलते सुने क्या? बताइए, देखो कल्चर देश का कहां जा रहा है। अब दूसरी तरफ बता दो, बॉम्बे, पूना, मद्रास, दिल्ली, बेंगलोर, देश के जितने मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहां की मैं स्पेशल रिपोर्ट दे रहा हूं कि वहां बड़े घर की जो औरतें अपने बच्चों को अपना दूध नहीं पिलाती क्योंकि उनका फिगर खराब हो जाता है, वो बदले में वो गरीब एरिया से वो बच्चों के जो गरीब औरतें रहती है उन लोगों के दूध लेते, उसको बोतल में बंद करते और उसको बेचा जा रहा है। और ये सब चीजें आदिवासी क्षेत्रों में हो रही है। औरतें इतने मजबूर हो गए कि अपना दूध बोतल में बेच रहे हैं। ये मेट्रोपॉलिटन सिटी में चल रहा है, ये कल्चर आ गया। अभी मदर्स मिल्क करके उसका एक बॉटलिंग होता है। किधर जा रहे हैं हम? जिंदा रहने की कितनी बड़ी बड़ी शर्तें यानी कबूल करना पड़ रहा है। जिंदा रहने के लिए खून बेचना है, जिंदा रहने के लिए दूध बेचना है, जिंदा रहने के लिए आपकी किडनी बेचना है आपको। ये कौन सा, किस तरफ जा रहे हैं हम लोग? किस एंगल पे खड़े, कौन से स्टेज पे खड़ा है देश? और देश का जो समाज है, जो मालिक है, फर्स्ट मैन ऑफ द कंट्री बिकेम लास्ट मैन ऑफ द कंट्री हो गया। आप कौन से, आप कहां रहोगे? मैं इसलिए पूछा कि रिजर्वेशन के बाद में आपकी कौन सी लड़ाई है, थोड़ा वो तो बताइए मेरे को। कौन सी लड़ाई लड़ोगे आप? आपको जमीन फिर से जाना पड़ेगा अपने जंगल की तरफ, अपने वंशजों को पहचानना पड़ेगा, अपने राइट्स मांगने पड़ेंगे। अभी राष्ट्रीय संविधान के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय संविधान में भी हमारे अधिकारों का उल्लेख होना जरूरी है। अब बाबा साहब नहीं है हमारे पास, बिरसा मुंडा नहीं है, महात्मा फुले नहीं है, संभाजी महाराज नहीं है। मैं शिवाजी महाराज की बात नहीं कर रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, संभाजी महाराज नहीं है।
कौन लड़ेगा अपनी इस लड़ाई? कौन सी लड़ाई लड़ोगे आप? आपके सामने प्रश्न है, आता बोल दिया मोदी जी ने कि नहीं नहीं अब वो आरक्षण बहुत हो गया भैया, खत्म, अब आउटसोर्सिंग होगी। कौन से मेरिट की बात करेंगे आप? अरे आपका सबसे बड़ा डीमेरिट ये है कि आप दलित हो, आदिवासी हो, आप ओबीसी हो। सबसे बड़ा डीमेरिट है। आपकी बौद्ध होने के बाद भी आपकी आइडेंटिटी नहीं छुपी। सरनेम बदले क्या? सामने वाला पट से पहचान जाता है, सेम्बर करेंगे, नहीं बदली तो उसको तो पता चल रहा है ना ये कौन है। तो उसका जो माइंड है, सब्सिडाइज माइंड जो है उसका, आपके प्रति जो उसकी मानसिकता है वो बदली नहीं। तो आपके बच्चों को नौकरी कैसे मिलेगा? कोई भी एक जनरेशन दूसरे जनरेशन के लिए कुछ करना चाहिए। बिरसा मुंडा ने बोला, जिस समाज की सामाजिक समस्या नहीं होती है उसकी कोई समस्या नहीं होती, और जिस समाज की सामाजिक समस्या होती है उसकी समस्या ही समस्या होती है। हमारी सामाजिक समस्या ये कि अलग अलग संगठन में बढ़ गए हैं। हमारी सामाजिक समस्या ये है कि अपने मूल वंश को नहीं पहचान पा रहे हम। हमारी सामाजिक समस्या ये है कि हम अपने आइडेंटिटी पे काम नहीं कर रहे हैं। हमारी सामाजिक समस्या ये है कि हम अपने भाई को दुश्मन मानने लग गए। तो अपनी समस्या पर खड़ी हो गई है। तो आप एक जनरेशन आपकी है, अपन ने जी लिया रिजर्वेशन। व्हाट इज रिजर्वेशन? 75 इयर्स हो गए रिजर्वेशन के। बिल्कुल संबरकर साहब ने बहुत अच्छी बात बोली कि भारतीय संविधान को जितने दिन हुए रिजर्वेशन को उतने दिन। तो 75 इयर्स हो गए, जितने आर्टिकल्स नहीं है उतने अमेंडमेंट हो गए कॉन्स्टिट्यूशन में। अब 75 इयर्स के बाद अगर सिस्टम बदलता है, आप क्या मांग करोगे बताइए मेरे को? प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन मांगोगे आप? इज इट पॉसिबल? गवर्नमेंट का जहां रेवेन्यू नहीं है वहां रिजर्वेशन मिल सकता है क्या आपको? आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी। ये कोई कितना भी बोले, झूठ बोलते सब आपको। और जितने बड़े बड़े अपना वो बना के वो यूट्यूब पे और इस पे लोड करते, अब बड़े बड़े बुद्धिजीवी रिजर्वेशन, बाबा साहब को मानने वाले लोग रिजर्वेशन, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बात करने लगे। मैं नहीं मानता, ये काल्पनिक शास्त्र है, वास्तविक शास्त्र नहीं है। समाज को जिंदा रखने के लिए तुम्हारे पास एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। बाबा साहब नहीं होने का पहला सवाल है ये। आज बाबा साहब नहीं है, आप बताइए मेरे को, तुम्हारा बच्चा विदाउट रिजर्वेशन इस देश में कैसे जिंदा रहेगा? उसकी कल्पना बताइए। आप तो इंजीनियर बना सकते हो, उसको डॉक्टर बना सकते हो, रिजर्वेशन ना उसको अपॉर्चुनिटी कैसे दे सकते हो? उसके लिए नौकरी का क्रिएशन कैसे कर सकते हो? आप कर सकते हो? इज इट पॉसिबल? आपके लिए पॉसिबल है? आपके पास 5 लाख रहने दो, 5 करोड़ रहने दो। अरे करुणा में एक आदमी ने यहां पर नागपुर में 1 करोड़ 12 लाख का बिल दिया मेरे आंखों के सामने, और वो दलित था। एक बीमारी में अपनी जान की कीमत चुकाने के लिए 1 करोड़ 12 लाख रुपए देना पड़ा उसको। यानी इतनी बड़ी बीमारी भी है कि तुम्हारे जीवन भर का असेट उसमें लग जाएगा। आप क्या दे सकते हो अपने बच्चों को? कौन सा एश्योरेंस दोगे आप? आपके पास क्या पॉलिसी है? आप मैं बोलूंगा, मैं सतीश पन्ना में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लूंगा, रोटी मिल जाएगी? क्या स्टेटस है अभी अपना? मैं मुस्लिम धर्म ले लूंगा, मैं हिंदू धर्म ले लूंगा, रोटी मिल जाएगी? अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी? कोई विजन ही नहीं है। देयर इज नो विजन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, डाउन टॉर्डन्स एंड एबोरिजिनल पीपल ऑफ दिस कंट्री। कोई विजन नहीं है गवर्नमेंट के पास। अभी साहू साहब के भी सामने प्रश्न होगा कि मैं भले जीएम बन गया हूं, मेरे बच्चे का कैरियर का क्या है? इनसिक्योरिटी है। ये जो सैचुरेशन आ रहा है, ये बाबा साहब के संवैधानिक सोच की याद दिलाता है। क्या माइंड होगा बाबा साहब का, जिसने आपको जिंदा कर दिया इस देश में। मरे हुए आदमी को जिंदा करने वाले भगवान का नाम है अम्बेडकर। ये मामूली चीज नहीं है। ये सोच तो अपनी थी नहीं, आज नहीं सोच पा रहे बैठ के बड़े बड़े बुद्धिजीवी बाबा साहब का नाम लेते हैं। मैं पीएचडी कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं इकोनॉमिस्ट हूं, मैं बहुत लोगों से मिला, बट आई नॉट बिकम सेटिस्फाइड फ्रॉम देम कि भैया ये अम्बेडकर है। सोचता है आदमी ये अम्बेडकर यानी दलित नहीं, अम्बेडकर यानी वो ब्रेन, जो ब्रेन के अंदर में किसी समाज के आखिरी आदमी के जिंदा रहने के संभावनाओं को तलाश करके उसको सुविधा और प्रावधानों में परिवर्तित करने की ताकत को अम्बेडकरवाद बोलते हैं।
देश में तुम्हारे पेट में रोटी रहेगी नहीं रहेगी चलेगा, तुम्हारे बदन पे कपड़े नहीं रहेंगे चलेगा, लेकिन दिमाग में अम्बेडकरवाद रहेगा तो रोटी पैदा कर लेगा, उसका नाम है अम्बेडकर। ऐसे फर्टाइल पर, भारत जैसी भूमि पर एक ब्राह्मण लेडी को भी इतने अधिकार नहीं थे, वो खुद भी अपने घर में कैद थी, उसको आज घर से बाहर निकलने का मौका अम्बेडकरवाद की वजह से। अम्बेडकरवाद यानी केवल बाबा साहब की सोच नहीं, इसके पीछे महात्मा फुले खड़े, इसके पीछे सावित्रीबाई खड़े, इसके पीछे साहू महाराज खड़े, संभाजी महाराज खड़े, बिरसा मुंडा खड़ा है, टंटा भील खड़ा है। बाबा साहब बचपन में टंटा भील बनते थे, कबीरपंथी लोग बाबा साहब को ज्यादा मानते थे, कबीरपंथ की तरफ बाबा साहब का ज्यादा झुकाव था। ये चीजें अपने को नहीं मालूम। जो हेरिडिटरी एक्ट के बारे में बाबा साहब का संघर्ष था, उसके पहले टंटा भील ने किया। टंटा भील ने बोला मेरे को पकड़ने के लिए आदिवासी और दलितों को फोर्स में भर्ती करो, पुलिस में भर्ती करो, तब मेरे को पकड़ लो। रेगा कोटू को उन्होंने ये डायरेक्शन दिया, जो उनके साथी थे। उसी समय से होलकर एम्पायर था मध्य प्रदेश में, उसी समय से दलित और आदिवासियों को सरकारी महकमे में नौकरी शुरू हुई, अपॉर्चुनिटी मिली आपको, एक्सेप्टेबल हो गए आप। नहीं तो आप तो आउट ऑफ फ्लो थे, नेशनल फ्लो से बाहर थे, आज भी नेशनल फ्लो से बाहर है आप। क्या हस्तक्षेप है आपका इस देश में, बताइए। चलो हमारे बाप ने, माझ्या बापाने लिहिलाय कायदा, ठीक है, हमारा हस्तक्षेप क्या है इस व्यवस्था में, बताइए। आपकी क्या आर्थिक तरीके से आपकी क्या वैल्यू है? आप एक दिन मोर्चा कर लीजिए, पूरे देश के दलित मोर्चा कर लेंगे, देश का क्या नुकसान होगा? आपसे हमसे बहुत अच्छे सिंधी भाई लोग पूरे मेडिकल स्टोर बंद कर सकते हैं, वो पूरी दुकानें बंद कर सकते हैं। आपके क्या करने से इस देश को इफेक्ट पड़ेगा? इस देश की इकोनॉमी में आपका क्या रोल है, बताइए ना। आपके घर का चूल्हा भी इस देश के जो प्रस्तावित लोग हैं उनकी मर्जी से चलता है, आपकी मर्जी से नहीं चलता है, हमारी मर्जी से नहीं चल रहा है। वी हैव नो कंट्रोल ऑन दिस सिस्टम, हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है इस सिस्टम पे। आज के दिन हम लोग इस पर्टिकुलर बेस पर अगर हम लोग सोचते हैं, जो संविधान के बारे में हम लोग बात करते हैं या बिरसा मुंडा के बारे में बात करते हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छा दिन चुना। आज बहुत बड़ा दिन है टंटा भील का, जो आप शहीद दिन है, लेकिन अफसोस है, मैं इंसिडेंट बताता हूं। इस देश में आतंकवादी को फांसी देते हैं तो भी उसकी कब्र बनती है। इस देश में जितने भी शहीद हुए, कुछ लोगों ने तो माफी का वो ही कर लिया, लेकिन आदिवासियों ने कभी माफी नहीं मांगी। वो चल गए, फांसी के तख्ते पे चढ़ गए अपने लोगों के लिए, लेकिन उन्होंने कभी कोई एडजस्टमेंट नहीं किया। उनको मारा गया, उनकी कब्र बनी गई, लेकिन टंटा भील के साथ वैसा नहीं हुआ। उनको फांसी दी गई, उनकी बॉडी नहीं मिली इस देश। देयर इज नो एविडेंस, क्योंकि टंटा भील को भगवान मानते थे उस वक्त। आपको मालूम है, आपकी माँ, पुराने लोग पोवाड़े गाते थे टंटा भील के नाम पे, उसको रॉबिन हुड बोलते थे देश का, उसको भगवान बोलते थे, लिविंग गॉड बोला है अंग्रेजों ने। और यहाँ के जो लोग थे वो उसको बोलते थे क्रिमिनल ट्राइब, चोर, डकैत बोलते थे टंटा भील, जो इसने हमारे लिए उतना बड़ा योगदान किया। उनके रेवोल्यूशन की वजह से हमारी इस जमीन ही आई। ये महार वतनदारी का जो प्रश्न है, उसकी डायरेक्ट लिंक वो आंदोलन से है। जमीन का जो भी आंदोलन रहेगा वो आदिवासियत से जुड़ा हुआ है। केवल ये बात नहीं थी कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं, दलितों की भी जमीन नहीं ले सकती थी गवर्नमेंट। ये भी कायदा था 1934 में, ये भी एक्ट था, क्योंकि उस वक्त अनआइडेंटिफाइड सोसाइटी थे। हमको जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोग थे, देखो एक छोटी सी आपके नॉलेज में जानने के लिए एक बात बताता हूं। इस देश में आपको रामायण मिला, महाभारत मिला, लेकिन मानव शास्त्र नाम का सब्जेक्ट, समाज शास्त्र नाम का सब्जेक्ट अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस किया इस देश में। तब जाके हमको उस आदमी के बारे में, मूल सोसाइटी के बारे में समझ में आया। इस देश में समाज शास्त्र नाम का सब्जेक्ट लाने वाले अंग्रेज थे, डॉक्टर एल्वेट, डॉक्टर हटन। बाबा साहब के साथ तो
हट्टन के बहुत अच्छे डायलॉग्स हुए जो साहब ने बोले, संबरकर साहब ने, कि संविधान चलाने वाले लोग ऐसे रहेंगे तो इसका गलत इफेक्ट होगा। उसी तरीके से बाबा साहब ने बोला था, बाबा साहब को डॉक्टर हट्टन ने बोला था कि ये जो दलित आदिवासी है इनको सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी दे दीजिए, आप इनको सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी दे दीजिए, इनको अपने चुनने के लिए दे दीजिए, इनके एरिया को रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए, क्योंकि ये लोग इतने भोले हैं, ये देश में इनका उपयोग सिर्फ खिलौने जैसा हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट बन जाएंगे। दलित आदिवासियों के बारे में बात चल रही, डेमोक्रेसी में ये सिर्फ इंस्ट्रूमेंट रहेगा। वही हुआ रिजल्ट। बाबा साहब ने हमको राइट्स दिया कि नहीं, ये नेशनल फ्लो से बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों, हम लोग नेशनल फ्लो से बाहर है, यानी राष्ट्रीय प्रवाह से दूर हो गए इस देश का दलित आदिवासी। आप मानो या ना मत मानो, आपकी 3 मंजिली की बिल्डिंग हो सकती है, आपके पास कार हो सकती है, लेकिन आप इस देश में प्रभावी नहीं है, आपका कोई हस्तक्षेप नहीं है। ऐसा जीवन, आपका कोई हस्तक्षेप नहीं है। आज अपनी डिमांड भी नहीं आप करवा सकते सरकार से पूरी। मैं लेट हो गया, वो ठीक है मैडम, बंद ही कर रहे हैं। तो मैं, जिन्होंने मुझे और यहां बुलाया, मैं यहीं रुक जाता हूं, क्योंकि ये चर्चा बहुत लंबी रहती है। आप लोग